बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 4 है। इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि वेव्स जो है वो एक दूसरे के साथ सुपरपोजिशनिंग जो है वो किस तरह से करती हैं और इसकी कितनी टाइप्स हैं हमारे पास। सुपरपोजिशनिंग के बेसिक मीनिंग जो है हम यूँ लेंगे कि दो या दो से ज़्यादा वेव्स का एक दूसरे के साथ ओवरलैप होना। इसको हम यूँ लिखते हैं, दैट मीन्स द ओवरलैपिंग ऑफ two or more than two waves। जब ये दो या दो से ज़्यादा वेव्स जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करें तो तब हमारे पास किस तरह का रिजल्ट जो है वो बनता है। इसमें हम जो है प्रोबेबली सबसे सिंपलेस्ट कंडीशन अगर कंसीडर करें तो उसमें हम यूँ करते हैं कि हम दो ऐसी वेव्स कंसीडर करते हैं जिसकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक जैसी हो। सपोज हमारे पास दो वेव्स हैं, उनकी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एक जैसी का मतलब ये है कि जितने टाइम में पहली वेव जो है अपनी एक वेव कंप्लीट करेगी, जो सेकंड वेव है वो भी सेम टाइम के अंदर जो है वो अपनी वेव कंप्लीट कर रही होगी, सेम टाइम में। यानी कि दोनों का टाइम इंटरवल जो है वो सेम होगा। तो यूँ समझ लें कि आपने एक रिपल टैंक के अंदर जो है दो वेव्स क्रिएट की। दो वेव्स किस तरह से क्रिएट की, उसके लिए मुख्तलिफ जो है वो ऑब्जर्विंग टूल्स हो सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने दो नॉब्स जो है उसके अंदर डिप की सेम टाइम पे और सेम टाइम पे आउट की, तो उससे जो वेव्स जनरेट होंगी सेम टाइम पे इन और आउट कर रहे हों जब आप रिपल टैंक के अंदर, तो वाटर वेव्स जो जनरेट होंगी उनकी फ्रिक्वेंसी जो है ऑलमोस्ट सेम होगी। तो जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगी तो ओवरलैप करते हुए हम इसकी जो है वो मुख्तलिफ कंडीशंस जो हैं वो देख सकते हैं। अगर मैं यूँ कहूँ कि दोनों जो हैं जब ओवरलैप की हैं तो वो इसी कंडीशन में थी। ये इनकी कंडीशन थी, 1 और 2 में दोनों ने जब ओवरलैप किया तो क्रस्ट पे क्रस्ट आ रहा था और ट्रफ पे ट्रफ आ रहा था। तो जब इस तरह की कंडीशन हो तो आपके पास जो इन दोनों सुपर पोजिशनिंग के बाद, इन दोनों वेव्स के ओवरलैपिंग के बाद जो रिजल्टेंट मिलता है आपको, वो एक लार्ज एम्पलीट्यूड मिलता है जो कि इन दोनों का सम होता है। अगर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो y2 हो और इसका एम्पलीट्यूड जो है वो y1 हो, तो आपको जो रिजल्टिंग वेव मिलेगी वो आपको मिलेगी रिजल्टिंग वेव का एम्पलीट्यूड होगा y1 प्लस y2, यानी कि ये जो टोटल होगा y वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। इसी तरह क्रस्ट के साथ भी होगा y1 प्लस y2 और इस तरह आपको रिजल्टेंट वेव मिलेगी। लेकिन इसी के अपोजिट अगर हम बात करें कि आपके पास क्रस्ट पे ट्रफ फॉल कर रहा हो, ये आपके पास उसी तरह हम इन्हीं दोनों वेव्स की बात करते हैं। ये आपके पास जो है वो एक वेव है और जो दूसरी वेव है वो है तो सेम वेवलेंथ वाली, सेम फ्रीक्वेंसी वाली, लेकिन उसका फेज सेम नहीं था, फेज अपोजिट था, 180 डिग्री का फेज डिफरेंस था। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो फिर क्या होगा, दोनों के एम्पलीट्यूड एक दूसरे के साथ सब्ट्रैक्ट होंगे। ये अगर y1 है और इसको आप y2 मान रहे हैं, ये हमने नेम चेंज भी करनी है ना इसकी, ये आपके पास y1 और ये y2 है, तो आपको जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी यहाँ पे वो इस तरह की नहीं होगी। उसमें आपने y1 में y2 को माइनस करना होगा, तो रिजल्टेंट वेव कुछ इस तरह की मिल रही होगी। अब जो y है वो किसके बराबर है, y1 माइनस ऑफ y2। तो रिजल्टेंट वेव जो है उसमें आपने बड़ी वाली वेव में से छोटी वाली वेव के एम्पलीट्यूड माइनस करेंगे तो ये आपको y मिल रहा होगा। तो इसमें आप देखें तो क्या हुआ, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा था तो रिजल्टेंट वेव जो है वो एक छोटे एम्पलीट्यूड वाली मिल रही। अगर दोनों का एम्पलीट्यूड भी सेम होता, ये आपके पास एक क्रस्ट है, जितनी जो है वन वाली वेव का आपके पास एम्पलीट्यूड है उतना ही उसका दूसरी वेव का भी एम्पलीट्यूड हो, तो आपको रिजल्टेंट में जो है वो जीरो वेव मिल रही होगी।
यानी कि यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो वेव मिल रही होगी। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव कंडीशन। ये डिस्ट्रक्टिव कंडीशन है और ये वाली कौन सी हैं, ये कंस्ट्रक्टिव कंडीशन है। इसमें आप देखें तो रिजल्टेंट वेव जो है वो कंस्ट्रक्ट हुई है, एड अप होके लार्ज एम्पलीट्यूड में बन गई है। लेकिन इस तरह की केस में जब क्रस्ट पे ट्रफ फॉल कर रहा हो तो फिर क्या हुआ है, जो रिजल्टेंट वेव है वो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड से भी छोटी वेव बन गई, डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में जो है वो यहाँ पे हमें मिल रही होगी। अब इसी के अकॉर्डिंगली हम सुपर पोजिशनिंग जो है वो 3 तरह की जो है वो बेसिकली बताते हैं, और वो 3 तरह की किस तरह से, वो भी हम यहाँ पे लिखने लगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की जो है वो 3 कंडीशंस हैं, 3 मुख्तलिफ जो है वो इंटरेस्टिंग फिनोमिनाज जो है वो हमें मिलते हैं। नंबर 1, इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है इसके लिए कंडीशन कुछ और है। सेकंड केस जो है उसको हम कहते हैं बीट्स। इसके लिए 2 वेव्स की आपस में सुपर पोजिशनिंग किसी और वजह से होती है। और नंबर 3 में हमारे पास है स्टेशनरी वेव्स, जिसको हम जो है वो स्टैंडिंग वेव्स भी कहते हैं। तो इन तीनों की मुख्तलिफ कंडीशंस हैं हमारे पास। इंटरफेरेंस जो है ये तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास जो है 2 वेव्स जो है जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी हो, हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड डायरेक्शन, इनकी सेम डायरेक्शन हो और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वो भी सेम हो, एंड ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। तो तब वो दोनों वेव जब आपस में सुपरपोज होंगी तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगी, इंटरफेरेंस। और इंटरफेरेंस के लिए हमें कंडीशन जो है वो कुछ काफ़ी हद तक जो है वो याद है, वो कुछ इस तरह से थी। उसके लिए हमने कहा ये दोनों वेव्स जब आपस में सेम फ्रीक्वेंसी वाली होंगी तो यहाँ तो ये एक दूसरे को इस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगी कि एक लार्ज एम्पलीट्यूड क्रिएट कर रही होंगी, जिसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ तो इस तरह की कंडीशन होगी, या फिर ये वाली कंडीशन होगी कि दोनों एक दूसरे के साथ इन्वर्सली अपोजिटली 180 डिग्री के फेज डिफरेंस के साथ ऐड हो रही हैं, और ये दोनों एक दूसरे को जो है डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में लेके आएंगी और ये लो एम्पलीट्यूड या बिल्कुल ज़ीरो एम्पलीट्यूड जो है वो बना रही होंगी, जिसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो कहते हैं। तो इस तरह की कंडीशन जो है वो हो सकती है इंटरफेरेंस के अंदर, दे रहा होगा। इसके बाद है बीट्स। बीट्स के लिए हम कहते हैं कि when two waves having slightly different frequencies and traveling in सेम डायरेक्शन, तो तब वो आपस में क्या प्रोड्यूस करती हैं, बीट्स। लाइक कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर हम बीट्स ही जो है ऑब्जर्व करते हैं जब हम उनको प्लग करते हैं, जब हम उससे कोई म्यूजिक जो है वो क्रिएट करते हैं। तो म्यूजिक बेसिकली बीट्स ही होती हैं जिसमें मैक्सिमा और मिनिमम मिल रहे होते हैं। कभी लार्ज आपको साउंड सुनाई देती है और कभी बहुत ही शार्प और बारीक सी आवाज़ सुनाई देती है। तो ये किस वजह से होता है, स्लाइटली डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वजह से। इसको भी हम डिटेल के साथ जो है जानेंगे, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन है। और थर्ड टाइप है स्टेशनरी वेव। इसमें हम कहते हैं कि व्हेन टू वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो तब वो आपस में जब सुपरपोज होंगी तो क्या क्रिएट करेंगे, स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव एक स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होती हैं, जिसको हम एक जो है वो टाइट जो है वो स्ट्रिंग है, आपने उसको दोनों एंड से बांधा हुआ है, तो जब आप उसको दरमियान से पकड़ के प्लग करते हैं तो आपको यूँ फील होता है जैसे रस्सी जो है वो जो स्ट्रिंग है वो एक ही टाइम में ऊपर भी है और एक ही टाइम में नीचे भी है। यानी कि वहाँ पे जो वेव्स हैं वो आपको ऐसे
वहाँ पे सपोज हो रहा होगा जैसे ये वेव रुकी हुई है जिसको हम स्टैंडिंग वेव कहते हैं, वही कंडीशन है आपके पास स्टेशनरी वेव की। अब ये कैसे क्रिएट होती है इसके बारे में हम डिटेल के साथ जो है वो जानेंगे। तो अब हमारा जो आज सबसे इसमें प्रायोरिटी में टॉपिक है वो है इंटरफेरेंस। तो अब हम इंटरफेरेंस को जो है वो डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरफेरेंस जो है वो पैटर्न क्यों और कैसे ऑब्जर्व होता है। प्रीवियस क्लासेस में आप जानते हैं या आपने इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा है जिसमें आपने एक रिपल टैंक के अंदर जो है दो नॉब्स को एक ही मोटर के साथ अटैच किया और वो नॉब्स जब उस रिपल टैंक के अंदर जो है वो सेम टाइम में वाइब्रेट कर रही थी तो आपने वहाँ पे देखा कि एक खूबसूरत पैटर्न जो है वो वहाँ पे बन रहा था। यहाँ पे दो नॉब सेम टाइम में एक ही रिपल टैंक के अंदर जो है वो जब वाइब्रेट करेंगे अप और डाउन तो उससे वाटर वेव्स जो जनरेट होंगी दोनों से वाटर वेव्स कंसेंट्रिक होंगी। कहीं पे वो आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव करेंगे। अब पर्टिकुलरली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, उसको भी अभी हम जानते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटरफेरेंस के बारे में बता रहे हैं। इंटरफेरेंस जो है ये टू सेट्स ऑफ पीरियोडिक एंड कंसेंट्रिक वेव्स जो है जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम हो, जिनको हम रिपल टैंक के अंदर प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो एक खूबसूरत पैटर्न बनता है। कहीं पे लार्ज एम्पलीट्यूड दिख रहा है हमें, कहीं पे बिल्कुल नॉर्मल एम्पलीट्यूड, यानी कि कहीं पे आपको वाटर जो है उसकी वेव वेरी हाई दिखाई दे रही है, कहीं पे वाटर आपको बड़ा स्मूथ जो है वो दिखा रहा होगा, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा होगा। तो इस तरह का पैटर्न आपको दिख रहा होगा। तो इंटरफेरेंस जो है वो हमारे पास दो तरह का होता है। टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस जो है वो दो तरह का है हमारे पास, जिसमें एक को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है, जब क्रस्ट फॉल करे क्रस्ट के ऊपर, व्हेन क्रस्ट फॉल्स ऑन क्रस्ट, तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। या फिर ट्रफ फॉल करे ट्रफ के ऊपर, और इसके ऑपोजिटली जब क्रस्ट जो है फॉल ऑन ट्रफ, या आप यूं कहें कि ट्रफ फॉल्स ऑन क्रस्ट, यानी कि जब अपोजिटली फॉल कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। ये तो हमने जनरली तब ऑब्जर्व किया जब आपको जो है मैकेनिकल वेव्स ऑब्जर्व हो रही होंगी। जब मैकेनिकल वेव ऑब्जर्व नहीं है, आपने इसको ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू पाथ डिफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू जो है इनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंगली, तो तब हम यही कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तब उस पॉइंट पे होगा जिस पॉइंट पे दोनों वेव्स का पाथ डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, एन लैम्डा के बराबर हो, जहाँ पे एन की वैल्यूज हमने क्या रखी हुई हैं 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। इसमें आपके पास एन की वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3 अप टू सो ऑन है, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तब हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और जब हम ये कहें कि पाथ डिफरेंस जो है वो आपका हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है, हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, जिसको आप n+1/2 ऑफ लैम्डा, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2n+1 इंटू λ/2, यूं भी लिख सकते हैं, दोनों में से किसी एक तरीके से। यहाँ पे भी n की वैल्यूज वही है 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, और इसको आप लिखते हैं हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा। तो जब वेवलेंथ का हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल फॉर्म में आपके पास पाथ लेंथ आ रही हो, पाथ डिफरेंस आ रहा हो, तो तब आप कहेंगे कि वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। तो इस टॉपिक के अंदर इंटरफेरेंस के अंदर हमने पहले रिपल टैंक के अकॉर्डिंग एग्जांपल नोट की थी। अब हम यहाँ पे साउंड वेव के अकॉर्डिंगली देखेंगे कि हमें डिस्ट्रक्टिव या फिर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो किस तरह से ऑब्जर्व होता है।
तो चलिए हम चलते हैं, हम इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक साउंड स्पीकर S1 है और एक साउंड स्पीकर S2 है। ये दोनों जो हैं ये सेम एम्पलीफायर के साथ अटैच है। दोनों को हमने एक ही एम्पलीफायर के साथ जो है अटैच किया है, ताकि दोनों से जो साउंड वेव्स जनरेट हों वो एक जैसी हों। तो जब दोनों से साउंड वेव यानी कि कंप्रेशन और रेयरफेक्शंस एक ही टाइम पे एक ही जैसे जनरेट होंगे, तो यहाँ पे आप क्रस्ट को यूँ मान लें कि जैसे आपके पास रेयरफेक्शन है, और ट्रफ को यूँ मान लें जैसे आपके पास कंप्रेशन है। तो जैसे हमने पहले डिफाइन किया कि क्रस्ट क्रस्ट के ऊपर फॉल करे, यानी कि रेयरफेक्शन पे फॉल करे, तो तब आपके पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी कि सेम सेम के ऊपर फॉल कर रहा हो तो कंस्ट्रक्टिव होगा, जब कंप्रेशन रेयरफेक्शन के ऊपर फॉल कर रहा हो तो तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। तो यहाँ पे मैंने ना इन दोनों के अकॉर्डिंगली ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन कंप्रेशन रेयरफेक्शन ये ड्रॉ किए। इसमें हम अब जानना चाहेंगे कि कब और कहाँ पे कंस्ट्रक्टिव और कहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। तो इसको हम यूँ मान लेते हैं आपकी आसानी के समझने में आसानी के लिए। यहाँ पे हमारे पास जो है जो क्रस्ट है उसको हम मानते हैं थिक लाइन, यानी कि रेयरफेक्शन। द क्रस्ट, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेयरफेक्शन। रेयरफेक्शन, द क्रस्ट या फिर रेयरफेक्शंस आर डिनोटेड एज थिक लाइन। इसको हम जो है वो थिक लाइन से यहाँ पे शो कर रहे हैं। ये हमारे पास एंड ट्रफ, जिसको हम क्या कह रहे हैं, कंप्रेशंस आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। यूं मान लें अब आप, ताकि आपको समझने में जो है वो आसानी हो। तो हम क्या करेंगे, अब हम अपने माइक के थ्रू मुख्तलिफ जगहों पे हम माइक रखेंगे और देखेंगे क्या आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। अगर हमें वहाँ पे आवाज़ सुनाई दे रही, दैट मीन कि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। और अगर आपको आवाज़ ना सुनाई दी तो इसका मतलब वहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूसली दोनों स्पीकर्स से साउंड वेव्स जनरेट हो रही हैं। ओके, दोनों से जो है वो साउंड वेव जनरेट हो रही है। तो अब हमने यहाँ पे मुख्तलिफ पॉइंट कंसीडर करने हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके लिए मैं यहाँ पे खुद से कुछ पॉइंट सपोज कर लेता हूँ। सपोज कर लें ये एक पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, जिसमें मैंने सेम सेम वाले सपोज किए हैं। कोई डिफरेंट वाला भी सपोज कर लेते हैं। यूँ सपोज कर लें एक आपके पास है ये वाला पॉइंट, और एक सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये वाला पॉइंट है। इनको मैं नाम दे देता हूँ कुछ। इसको हम कह देते हैं P1, इसको कह देते हैं P2, इसको कह देते हैं P3, और ये है P4 और ये है P5। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और जो है वो याद रखनी है कि दो थिक लाइंस के दरमियान जो पाथ लेंथ है वो लैम्डा के बराबर है। यूँ समझ लें कि क्रस्ट टू क्रस्ट या कंप्रेशन टू कंप्रेशन या रेयरफेक्शन टू रेयरफेक्शन। और इसी तरह दो डॉटेड लाइन के दरमियान भी पाथ लेंथ कितनी होगी, लैम्डा। जैसे आप ट्रफ टू ट्रफ कहते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होता है, लैम्डा। और इसी तरह एक कंस्ट्रक्टिव या एक थिक लाइन और एक डॉटेड लाइन के दरमियान पाथ लेंथ कितना होगा, लैम्डा/2। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और देखना है कि यहाँ पे कितना पाथ डिफरेंस है इन पॉइंट्स के दरमियान। तो चलिए हम इसको कुछ यूँ लिखते हैं। इसके लिए हम लिखते हैं द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occurs when crust falls on crust। या फिर crust meets a crust यूं कह सकते हैं। एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस occur when crust meets a trough।
तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स पोज करके यहाँ पे पाथ डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं. Suppose we have points for evaluating the path length. सबसे पहले हम जो है वो पॉइंट P1 सपोज करते हैं. तो P1 पॉइंट के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो आप देखें तो किसके बराबर होगा. उसके लिए हम इसको लिखेंगे डेल्टा एस, पाथ डिफरेंस. ये किसके बराबर होगा, S1 P1 माइनस S2 P2, सॉरी P1. हमने देखना है कि इस P1 पॉइंट तक S1 से P1 और S2 से P1 के दरमियान दोनों का फ़र्क कितना है, लेंथ के फ़र्क कितने हैं. अब आंसर जो है वो हमने कहा था कि अगर प्लस माइनस लैम्डा या 0 या प्लस माइनस 2 लैम्डा या इस तरह का इंटीग्रल मल्टीपल आ गया तो तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और अगर हाफ लैम्डा की शक्ल में आया तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या लेंथ आ रही है S1 से P1 तक. यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं. हमने कहा था थिक टू थिक लाइन जो है वो कितना है, लैम्डा. तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, लैम्डा. लैम्डा एंड लैम्डा बाई 2. लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 किसके बराबर है, ये हमारे पास होता है 3 लैम्डा बाई 2. तो ये आपके पास लेंथ कितनी आ जाएगी, 3 लैम्डा बाई 2. और इसी तरह S2 से P1 का फ़र्क कितना होगा, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड डॉटेड लाइन. वो हमारे पास है 2 लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2. तो इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5 लैम्डा बाई 2. तो ये आएगा 5 लैम्डा बाई 2. S2 से P1 तक फिर से नोट करते हैं. थिक टू थिक 1 लैम्डा, देन 2 लैम्डा और ये डॉटेड लाइन तक हाफ लैम्डा. 2 लैम्डा प्लस हाफ लैम्डा ये आएगा 5 लैम्डा बाई 2. इसका जब हम एलसीएम लें तो हमारे पास आंसर आएगा 3 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा ओवर 2, जिसको हम लिख सकते हैं -2/2 लैम्डा. ये कट के माइनस लैम्डा आ गया जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा है. दैट्स मीन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. तो इसको हम क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस. और इसी के अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट अब चलेंगे P2 पॉइंट की तरफ. P2 पॉइंट का जो पाथ डिफरेंस है वो आएगा S1 P2 माइनस S2 P2 के बराबर आ जाएगा. तो P2 के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है ये S1 से लेके P2 तक और S2 से लेके P2 तक जो है. S1 से P2 तक जो हमारा पॉइंट है यहाँ तक 1 एंड 2, ये हमारे पास है 2 लैम्डा के बराबर. और S2 से हमारे पास 1 एंड 2, इधर से भी 2 लैम्डा है. तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया, 0. तो ये भी हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल की ही फॉर्म है. तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हुआ यहाँ पे. इसी तरह हम इसी के लिए जो नेक्स्ट लिख सकते हैं P3 के लिए, इनमें से आप कोई से भी जो है वो 2-3 पॉइंट ले सकते हैं. ज़रूरी नहीं है जो मैंने यहाँ पे यूज़ किए पॉइंट आप भी उन्हीं को ही यूज़ करें. आपके पास भी कोई और पॉइंट हो सकते हैं, आप कोई भी पॉइंट जो है वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. तो ये जो P3 है ये वाला पॉइंट, यहाँ से देखिए 1, 2 एंड हाफ. 2 एंड हाफ जो है वो किसके बराबर होता है, 5 लैम्डा बाई 2. और S2 से P3 तक 1 एंड 2 ये होगा 3 लैम्डा बाई 2, जैसे हमने अभी सॉल्व किया. तो इसको हम सॉल्व करें तो आएगा 2 लैम्डा बाई 2 जो कि लैम्डा के बराबर है. अगेन हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा. अब हमने इसके अलावा 4 और 5 ऐसे पॉइंट लिए हैं जो कि हमारे पास डिस्ट्रक्टिव की फॉर्म में रिजल्ट दे रहे थे. तो उनको हम यहाँ पे कुछ यूँ लिखेंगे 4 और 5. तो आपने कोई से भी 2-3 पॉइंट कंस्ट्रक्टिव के लिए और 2-3 पॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो है यूज़ कर लें. S1 से P4 तक 1 लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा. तो S1 टू P4 किसके बराबर है, 3 लैम्डा.
और इसी तरह S2 to P4 कितना है 1 लैम्डा एंड हाफ लैम्डा, ये बराबर है 3 लैम्डा बाई 2 के। तो इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो आएगा 6 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा, तो आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2, जो कि हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। यहाँ पे जब आप माइक रखेंगे तो आपको आवाज़ नहीं सुनाई देगी, जबकि इन तीनों पॉइंट पे P1 P2 P3 पे हमने जब माइक रखा तो हमें साउंड स्पीकर से जो आवाज़ आ रही थी वो हमें सुनाई दे रही। इस तरह अब हम P5 की जब बात करेंगे तो P5 के लिए पाथ लेंथ जो है बराबर है S1 P5 माइनस S2 P5। S1 से P5 तक जो है 1 लैम्डा 2 लैम्डा एंड हाफ लैम्डा, 2 एंड हाफ कितना होता है 5 लैम्डा बाई 2। पर S2 से P5 तक 1 लैम्डा 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा। इसको जब हम सॉल्व करें तो ये आएगा 6 लैम्डा जो कि माइनस लैम्डा बाई 2 के बराबर है, जो कि हाफ ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है। अगेन आपके पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो ऑब्जर्व होगा। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। तो उन पॉइंट्स को अगर हम जनरली जो है वो लिखना चाहें तो यहाँ पे हम बताएंगे दोज पॉइंट्स विच हैव पाथ डिफरेंस डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा। तो इसमें हमारे पास एन लैम्डा जो है ये तब हमारे पास पाथ लेंथ आएगा जब हम ये बताएंगे कि हमारे पास कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन फॉल हुआ है या रेयर फ्रैक्शन के ऊपर रेयर फ्रैक्शन मीट किया, तब ये वाला हमारे पास पाथ डिफरेंस आएगा। और जब हमारे पास कंप्रेशन पे रेयर फ्रैक्शन और रेयर फ्रैक्शन पे कंप्रेशन फॉल कर रहा हो तब हम पाथ लेंथ जो है वो ये लिख रहे थे, या मैंने इसको यूँ कहा कि आप इसको ऐसे भी जो है वो लिख सकते हैं, जब एन की वैल्यू वही है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 अप टू सो ऑन। इसमें याद रहे कि हम इन दोनों फॉर्म्स को, ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव के लिए आ रही थी, इन दोनों फॉर्म्स को माइक्रोस्कोप जो ऑसिलोस्कोप है उसके थ्रू भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे माइक्रोफोन रखेंगे और उसका कनेक्शन जो है ऑसिलोस्कोप के साथ करेंगे तो ऑसिलोस्कोप जो है हमें दो तरह के डिफरेंट रिजल्ट देगी। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तब आपको लार्ज एम्पलीट्यूड वाली वेवफॉर्म मिलेगी, और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा हो तब आपको ज़ीरो एम्पलीट्यूड की जो है वो वेव मिल रही होगी। तो ये था आपका आज का टॉपिक जिसमें हमने इंटरफेरेंस ऑफ साउंड वेव जो है उसको ऑब्जर्व किया है। साउंड वेव जो कि लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर थी, कंप्रेशन और रेयरफैक्शन था, जिसको हमने कंपैरिजन में लिया रिपल टैंक के अंदर क्रिएट होने वाली मैकेनिकल वेव्स यानी कि वाटर वेव्स के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे बीट्स और स्टेशनरी स्टेट्स जो हैं या स्टेशनरी वेव्स जो हैं वो कैसे क्रिएट होती हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।